हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा भी मैंने आपको बता रखा है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ भी वही देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है? तो हम लोग देख रहे हैं ये विरल माध्यम है, वायु है, और ये आपका सघन माध्यम है, कांच है। तो देख रहे हैं विरल से सघन में आ रही है तो क्या हो रही है? अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अच्छा, हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी वह अभिलंब से दूर मुड़ती है। देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये सघन माध्यम है, ये आपका विरल है, ये वायु है, ये आपका कांच है। तो देख रहे हैं यहाँ पे अभिलंब से यही ना दूर मुड़ रही है। तो पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि दोनों में से कौन सा माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रही है तो अभिलंब से दूर हो रही है, इसका मतलब पहला माध्यम सघन हुआ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय कर सकता है? तो हम लोग जानते हैं वायु में प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या ऐसे कह सकते हैं 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये इसकी चाल है। तो पूछ रहा है 1 सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब यहाँ से 1 सेकंड से ही ना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर लिख दो, या इसका आंसर 3 लाख किलोमीटर लिख दो। दोनों एक ही बात होगी। ये आपका मीटर में है, ये किलोमीटर में है। 3 लाख किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है अपवर्तनांक की परिभाषा दें। तो अपवर्तनांक की परिभाषा मैंने आपको लिखवा रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ परिभाषा। मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है आपको कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। अगर मान लो ये सब आपको नोट्स डाउनलोड करना होगा ना, तो सीधे आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे www.ravikaanswer.in, वहां से आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको सूत्र भी बताया है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। यही ना, मैंने फॉर्मूला ऐसे लिखवा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कह रहा है किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या विरल माध्यम का? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़े हुए हैं, मैंने आपको चैप्टर में बताया रखा है कि अगर मैं अपवर्तनांक की बात करूं तो उसके लिए मैंने अभी आपको सूत्र बताया कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ऊपर हम लोग फॉर्मूला देखे थे ना, n बराबर c बटा में cm, पढ़े हुए हैं, है ना। ये शून्य में प्रकाश की चाल है और ये उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो नीचे वाली क्वांटिटी जितनी कम रहेगी उतना ही बड़ा अमाउंट आएगा, यानी कि अपवर्तनांक उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो नीचे वाला क्वांटिटी जितना ही कम होगा, यानी कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा कम होगी, जितना ज्यादा कम होगी उसका अपवर्तनांक उतना अधिक होगा। तो हम लोग जानते हैं सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। समझे ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहा है पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है? तो मैंने आपको बता रखा था, मैंने निकाल कर आपको दिखा रखा था कांच के लिए, याद है? मैंने बताया था, मैंने कांच का अपवर्तनांक निकाला था 1.5 था, और मैंने बताया था कि कांच में प्रकाश की चाल इसी टाइप से हम लोग लिखेंगे। वहां पे अब क्या लिख लेंगे, आप पानी में पूछा है तो आप पानी में लिखेंगे। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा था, कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का 1/1.5 होती है। तो हम लोग यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका आंसर में 7 नंबर में कि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल निर्वात, या शून्य में लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल का, प्रकाश की चाल का
1/1.33 गुणा होता है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना, इसका मीनिंग यह हुआ, यानी कहने का मतलब पानी में प्रकाश की चाल कम होगा, ठीक है, निर्वात की अपेक्षा इतना गुना होगा। तो जाहिर सी बात है यह छोटी क्वांटिटी है ना जी, एक से छोटा है, तो एक से छोटा क्वांटिटी जब हम लोग गुना कर देंगे आपके निर्वात में, तो छोटी क्वांटिटी आ जाएगी हमारी, मतलब पानी में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8 नंबर, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो मैंने इसकी आपको परिभाषा बताई थी, मैंने आपको लिखवाया था पार्श्विक विस्थापन के बारे में कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं और इसे डी से सूचित किया जाता है। ये देखिए आपतित किरण हुई, यहाँ से अपवर्तित हो गई, और फिर से ये देखिए विरल से सघन में आई, सघन से फिर विरल में आई, तो ये फाइनल निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण इन दोनों के बीच की जो दूरी हो रही है ना, उसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मैंने समझा भी रखा है और यहाँ फिगर में भी आपको दिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें, ठीक है, और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर देना है। चलिए चित्र को हम पहले ध्यान से देखते हैं, ये तीनों चित्रों को। अब ध्यान से देखने का मतलब इसका कुछ मतलब निकलेगा ना, समझ लेते हैं। यह कांच है और ये बाहर क्या है, पानी है, यानी माध्यम परिवर्तन हो रहा है। तो देख लीजिए ये आपका सघन माध्यम है और ये पानी विरल माध्यम है। तो देखो ये आपकी आपतित किरण है, ये हमारी निर्गत किरण कहिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये अपवर्तित किरण है। तो जाहिर सी बात है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो इस तीनों किरणों में से मैं देख रहा हूं कि यह वाली किरण जो थर्ड है ना, यही अभिलंब से दूर भाग रही है। ये तो अभिलंब की तरफ थोड़ी सी मुड़ी है, ये कुछ ज्यादा मुड़ी है, यानी कि ये वाला हो सकता है और कोई तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए इस चित्र को ध्यान से, इसको देख लीजिए। अब ये क्या हो रहा है, लंबवत निकल जा रहा है, ये लंबवत निकलेगी क्योंकि ये लंबवत किरण आ रही है तो सीधे निकल जाएगी ना बिना विचलन के। चलिए अब यहाँ पे इसमें देख लीजिए, ये आपतित किरण है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वायु होगा, ठीक है, वायु है, और ये आपका कांच दिया हुआ है, ये पानी भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी होगा, ये विरल माध्यम होगा, तभी ना यहाँ पे ये किरण आके अभिलंब के तरफ मुड़ गई है, और फिर ये अभिलंब से यहाँ बाहर निकलने के समय अभिलंब से दूर हटी है, यही ना हो रहा है। चलिए अब चित्र क में देखिए, कह रहा है चित्र क में 1 2 3, ये जो 1 2 3 कौन सी निर्गत किरण नहीं हो सकती है? तो इसमें निर्गत किरण पहला और दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अभिलंब से दूर हटेगी ना प्रकाश की किरण, यानी इसका आंसर देखो ना, यहाँ पे दे भी दिया है, 1 तथा 2 नहीं हो सकता है। चित्र ख में आई का मान कितना होगा, एंगल आई, तो यहां जो आपका कोण बन रहा है वही कोण यहां भी बनेगा, ये भी आपका 60 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहां से आपतित किरण से होते हुए यहाँ पे एक किरण ऐसे निकालूं, ठीक है, तो एक्चुअल में यह जो किरण होगी ये इसके निर्गत किरण के समांतर निकलेगी, और जब ये समांतर निकलेगी और यहां से अगर मैं इसको मिला दूंगा, यहां से मिला दूंगा सीधे ऐसे, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है और ये इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा हुई, तो ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। अब ये 60 हुआ तो यहां वाला कोण 60 हो जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि ये अभिलंब और ये अभिलंब समांतर होंगे तो ये 60 हो जाएंगे, संगत कोण के युग में दिख रहा है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 60 है तो ये भी आपका 60 ही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, आई भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। चित्र ग में सिल्ली से होकर गुजरने वाली किरण का पथ दर्शाइए। अच्छा, इसका पथ दर्शा देना है, तो ये हमें पता है कि ये लंबवत आ रही है तो ये बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, ठीक है, बिना विचलन के ये सीधे निकल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हमें पता ही है, एक उत्तल और एक अवतल लेंस, ठीक है। तो लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषा दे। तो हम लोग जानते हैं मुख्य अक्ष के लिए परिभाषा मैंने आपको लिखवा रखा, तो मैंने आपको बता रखा है ना कि मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उनकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, देख लीजिए, ये आपका प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए, देख रहे हैं ना, इनके वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। मैंने आपको परिभाषा लिखवा दिया है और इसको भी आप लिख सकते हो यहाँ से मैंने जो बताया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा पतला लेंस क्या है? पतला लेंस, देखिए पतला लेंस जो होता है ना, पतला लेंस तो हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि पतला लेंस
उस प्रकार का लेंस है जिसके प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। विचलन के सीधे निकल जाती है। बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। समझ गया? चलिए अगला देखिए 13 नंबर कह रहा है प्रत्येक लेंस के कितने फोकस होते हैं। लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक लेंस पे कितने फोकस होते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि प्रत्येक लेंस में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, और उसमें जो मुख्य, अगर मैं बात करूं किस मुख्य फोकस को पूछ रहा है कि लेंस का फोकस कहते हैं, तो जो हम लोग का F2 होता था, F2 उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जहां पे प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, ठीक है, मिलती है या जहां से मिलती हुई प्रतीत होती है ना, प्रधान अक्ष की समांतर आती किरणें लेंस के अंदर जहां पर मिलती है, लेंस के प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से मैंने बता रखा था ना। यहाँ जो F2 होता था यही आपका फोकस होता था। ठीक है, और उसी तरह से मैंने अवतल में भी बता रखा है, प्रधान अक्ष के समांतर किरण ये इधर चली जाएगी, ऐसा प्रतीत होगा कि ये इधर से आ रही है, तो यहाँ जो F2 आपका होता था यही आपका फोकस कहलाता था। समझ रहे हैं ना? चलिए तो सिंपली आप लिख देना कि F2 जो होता है ना लेंस के अंदर, जो F2 है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका फोकस कहते थे। या मैंने परिभाषा आपको चैप्टर में लिखवा रखा है इसके लिए भी, ठीक है, आप वहां से देख लोगे, वीडियो में मैंने आपको बता रखा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहां रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब हम वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो उसके आकार के बराबर यहाँ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, 2F2 पर बनता है और आपके वस्तु के आकार के बराबर बनता है उत्तल लेंस में, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं 2F1 पर। तो आंसर लिख देंगे 2F1 पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है। तो मैंने आपको बता रखा है उत्तल लेंस का धनात्मक होता है फोकस दूरी, लिखवा रखा है ना चिन्ह योजना में, चिन्ह परिपाटी में आपको बता रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक होती है? अधिक होती है। मैंने आपको इसी वीडियो में बता रखा है, आपको पीछे मैंने बताया था ना कि अपवर्तनांक कम होने का मतलब यह हुआ कि उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। इसका आंसर हो जाएगा अधिक। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूरी पर हो, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूरी यानी अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अच्छा, उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर हो वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मैंने आपको बता रखा है कि जब हम लोग उत्तल लेंस में अनंत पर स्थित रखते हैं वस्तु तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, और F2 पर बनता है और बहुत ही छोटा बनता है, ये हम लोग लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे पास बस पूछ रहा था कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है ना
उसमें आपका वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और आभासी भी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक तो हमेशा बनता है, लेकिन आभासी कब बनता है? जब वस्तु को हम लोग फोकस, ठीक है, और लेंस के बीच रखते हैं तब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा है, ठीक है, तो वह लेंस कौन सा लेंस होगा? क्या कह रहा है, किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा, अच्छा हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने की बात करेंगे तो वह आपका अवतल लेंस ना हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। यहां लेंस की बात कर रहा है ना, किस लेंस द्वारा? तो अवतल लेंस में हमने देखा था दो ही कंडीशन देखे थे कि जब वस्तु अनंत पर थी और एक अनंत और लेंस के बीच कहीं भी रख रहे थे, उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बन रहा था? छोटा बन रहा था और सीधा बन रहा था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? आवर्धित का मतलब यहाँ पे बड़ा से है, तो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो मैंने बता रखा है कि जब फोकस और लेंस के बीच रखते हैं। देख लीजिए, जब वस्तु को लेंस और फोकस के बीच यहाँ पे रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है और आभासी बन रहा है, यही एक कंडीशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ रखेंगे तब? लिखेंगे फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच अगर वस्तु को रखा जाए, ठीक है। 21 नंबर कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा? तो हम लोग जानते हैं जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तभी उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देख लीजिए, यहाँ फोकस पे रखा हुआ है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे बनेगा ना, समांतर किरणें आ गई तो ये कहाँ मिलेंगे? अनंत पर मिलेंगे। तो लिखेंगे जब फोकस पर रखें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोकस पर। कौन सा वाले फोकस? वही F1 पर। चलिए, दैनिक जीवन में लेंस के दो साधारण उपयोग बताइए। तो बहुत सारा उपयोग है जी दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग जैसे चश्मा जो लगाते हैं, पहला तो चश्मा में हो जाएगा। अच्छा, और क्या होगा आपके घर में ही? आप सोचो ना, चश्मा हो गया, दूसरा चीज क्या हो जाएगा आपका? टॉर्च हो सकता है, टॉर्च में भी लगा रहता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है, डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब में भी होता है, आप कोई भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेमा हॉल में, हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र वास्तविक है या आभासी? वास्तविक है या आभासी? तो हम लोग जानते हैं कि पर्दे पर किसे प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वो वास्तविक होता है ना, वास्तविक होता है। आपके देखो संकेत में भी दिया है कि पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को ही पाया जा सकता है, यानी कि आंसर में क्या हो जाएगा इसका? वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाई ओर उसकी दुगनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो हम लोग जानते हैं दुगनी फोकस दूरी यानी कि 2f1 पर जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 2f1 पर रखने पर, फोकस से दोगुनी दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, 2f2 पर बनेगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। इतना कुछ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। एक पतले लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, यह उत्तल लेंस है या अवतल? तो याद देखिए ना, फोकस दूरी जब माइनस का दे दिया तो आपका कैसा लेंस होगा? अवतल होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो देखिए, मैंने इन तीनों से संबंध के लिए आपको एक लेंस सूत्र बताया था। मैंने बताया था ना जी कि लेंस के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताते हैं जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। और इसको मैंने आपको प्रूफ भी करा रखा है, वीडियो में भी करा रखा है और आपको नोट्स भी वेबसाइट से मिल जाएंगे। और वहां पे मैंने साबित कराया था कि 1/v - 1/u = 1/f। यही आप आंसर में लिख दोगे, यहाँ पे लिख देना 1/v - 1/u = 1/f, यही संबंध है। कह रहा है 27 नंबर, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी
और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं m बराबर में होता है प्लस का v बाई यू। ये भी मैंने आपको साबित करके दिखाया था कि आवर्धन में मैंने यहाँ पे साबित करके आपको दिखाया था ना कि m जो होता है प्लस के v बाई यू के बराबर होता है लेंस के अंदर आवर्धन का मान। ठीक है, तो इसको भी आप साबित भी कर सकते हो, मैंने आपको साबित भी करके दिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है? तो मैंने बता रखा है ना जी कि आपकी लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। बता रखा है ना P = 1/f। आप चाहो तो यहाँ से आप पूरा लिख भी सकते हो, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना भी लिखेंगे तो काम चलेगा। या फिर लिख सकते हैं कि फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है वह लेंस की क्षमता के बराबर होता है। या आप पूरा लिख देना कि किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है और P = 1/f। चलिए अगला देखिए 29 नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक मीटर का पावर -1 होता है। ठीक है, और इसे डायप्टर भी कहते हैं। डायप्टर एक प्रचलित मात्रक है लेंस की क्षमता का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस का 1/5 डायप्टर है, तो लेंस कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं जब क्षमता पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में है, इसका मतलब वह उत्तल लेंस होगा, क्योंकि फोकस दूरी भी प्लस का कब होता है? उत्तल लेंस में ही होता है। तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तब ना ये पॉजिटिव हो रहा है लेंस की क्षमता, यानी कि ये कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया। अच्छा, कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग जो है हमने काले कागज से ढक दिया गया, क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकता है? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आधे भाग को ढक भी देंगे काले कागज से तो कोई दिक्कत नहीं है, आधे दूरी से भी तो उसका प्रतिबिंब उधर बन जाएगा ना जी। बिल्कुल बन सकता है, हाँ बन सकता है, और पूरा ही प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा नहीं है कि आधा प्रतिबिंब बनेगा, पूरा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो क्योंकि यहां से भी तो किरणें आपकी अपवर्तित होके जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, किसी लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, इसे परिभाषित करें। तो यहाँ देखो ना, यहाँ परिभाषित कर ही दिया संकेत में कि एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, क्योंकि एक डायप्टर 1 मीटर का पावर -1 के बराबर होता है ना। फोकस दूरी 1 मीटर होगी तभी ना उसका क्षमता एक डायप्टर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो अवतल लेंस है तो फोकस दूरी यहाँ माइनस में लेंगे, तो P = 1/f लगाएंगे, ये मीटर में ही होते हैं, तो 1 ये आ जाएगा माइनस का 0.5 डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? तो अपवर्तन, उसमें किरणों का अपवर्तन होता है, तो यहाँ लिख सकता है कि लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो यही आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। अब इसके बाद लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और फिर उसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स है, तो उन सबको बाद में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।